सेट्स है, क्योंकि पिछली बार हमने +1 के कुछ कॉन्सेप्ट किए थे, डेफिनेशंस की थी। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम कुछ इनोवेटिव सा करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की बात करेंगे। तो चलिए फिजिक्स की स्टार्टिंग करते हैं आज के चैप्टर से कि लाइट ईयर सबसे पहले वो चीज है वो क्या होता है। तो बच्चों लाइट ईयर ये आपको बहुत सुनने में मिलेगा फिजिक्स में। तो लाइट ईयर क्या होता है कि जितना डिस्टेंस लाइट एक साल में कवर करती है, देखिए नाम से ही लाइट ईयर मतलब लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस कवर करेगी उसको बोलेंगे 1 लाइट ईयर। और अगर डिस्टेंस की बात हुई तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो उसी से अगर मैं 1 लाइट ईयर की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, देखिए 1 लाइट ईयर इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ये सबको पता है। लेकिन लाइट की स्पीड क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और टाइम देखिए साल में 365 डेज होते हैं अप्रोक्सीमेट, इफ डेज आर 365 तो एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 सेकंड, 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। तो अगर मैं पूरे एक साल की बात करूं तो उसमें कितने सेकंड्स होंगे, तो बच्चों ये रहा उसका सेकंड की फॉर्म। और सेकंड में क्यों निकाला, क्योंकि टाइम की ऐसे यूनिट क्या होती है सेकंड। तो इसलिए दोनों को वैल्यूज को पुट किया और जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास एक इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट आ गया कि अगर लाइट डिस्टेंस ट्रैवल लाइट इन 1 ईयर, कि अगर लाइट को फ्री छोड़ा जाए तो लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, जो कि आपके सामने है। तो उसके बाद बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की। बच्चों एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वो डिस्टेंस है जो अर्थ और सन के बीच में होता है। मतलब 1 एस्ट्रोनॉमिकल इज अ डिस्टेंस विच इज बिटवीन अर्थ एंड द सन। तो अर्थ और सन के बीच में जितना डिस्टेंस है उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसे। तो ये आपको ऐसे लर्न करना पड़ेगा, इसकी कोई डेरिवेशन नहीं कुछ नहीं है, सिंपल एक वैल्यू है जो डिस्टेंस आपको लर्न करना और आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं। लेकिन आपके स्कूल वाले एग्जाम में क्वेश्चन क्या डालते हैं, वो एक्चुअल में रिलेशन पूछ लेते हैं कि लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसको एयू भी कहा जाता है उसमें क्या रिलेशन होता है, कौन किसके कितने टाइम्स होता है। तो बच्चों जब भी आपने रिलेशन निकालना हो तो एक फंडा याद रखिए कि रिलेशन निकालने के लिए आप उन दोनों चीजों का रेशो ले सकते हैं, या इन सिंपल वर्ड्स आप उन दोनों को डिवाइड कीजिए, जो भी रिजल्ट आएगा उतने टाइम दूसरे का आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, मुझे लाइट ईयर और एयू में रिलेशन चाहिए तो मैंने दोनों को क्या किया डिवाइड किया। जब डिवाइड किया तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया, देखिए इन दोनों को डिवाइड करके मेरे पास ये रिजल्ट आया, ये वाला। तो इससे मुझे पता चल जाएगा, सॉरी यहाँ पे एयू लिखा है तो मैं यहाँ पे लाइट ईयर लिखूंगा, मतलब 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 6.3 मल्टीप्लाई 10⁴ टाइम्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। की लाइट ईयर है जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल से भी बड़ा है। कितने टाइम्स बड़ा है आप देख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट 60,000 टाइम्स बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं पार्सेक की तरफ। ये लास्ट है, उसके बाद इजी कॉन्सेप्ट आएगा, सुनने में और समझने में मजा भी आएगा। तो पार्सेक क्या होता है, तो बच्चों देखो सन और अर्थ में कितना डिस्टेंस है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का। अब अगर मैं इस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को एक सर्कल की फॉर्म में ऐसे मान लूं कि लीजिए कि अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस कवर हो रहा है क्योंकि अर्थ सन का चक्कर लगा रही है। तो जब अर्थ सन का चक्कर लगाएगी तो भी ऐसा पॉइंट आएगा कि जब वो 1 AU का डिस्टेंस कवर कर लेगी सर्कुलर मेथड में, रोटेशनल मेथड में। ऐसे देखिए ऐसे अगर अर्थ ने ऐसे स्टार्ट किया और सन का चक्कर लगाना तो कहीं ना कहीं जाके वो AU टाइम जितना चक्कर लगाएगी, तो उसको मैं मान लूंगा 1 AU और वो मेरा एक आर्क का काम करेगा। जैसे सर्कल की आर्क होती है वैसा आर्क का काम करेगा। इसको मैं हल्का सा ऐसे भी बना सकता हूँ, गोल बना देता हूँ ताकि आर्क का काम करे। और जब आर्क का काम करूंगा तो जिस पॉइंट से शुरू किया था और जिस पॉइंट पे खत्म किया अर्थ ने, उस पॉइंट पे जाके जो ये डिस्टेंस कवर होगा तो वो वाला डिस्टेंस सेंटर में 1 सेकेंड का एंगल बनाएगा। जी हाँ, उस टाइम पे जब एंगल बनेगा तो वो होगा 1 सेकेंड का। और पार्सेक क्या कहता है, कहता है जब डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएगा किसी आर्क का तो वो जितना एंगल सबटेंड करेगी 1 सेकेंड, और जो डिस्टेंस होगा ये वाला और ये वाला ये अप्रोक्सीमेट सेम है, ये भी 1 पार्सेक और ये भी 1 पार्सेक है। क्यों, क्योंकि जब सर्कल में कोई भी चीज चलती है सर्कल में तो रेडियस सेम रहता है, तो इसलिए 1 पार्सेक और 1 पार्सेक। ट्रायंगल के रूप में आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन अगर सर्कुलर वे में देखें तो सर्कल की फॉर्म में दोनों इक्वल है। और सर्कल में एक फॉर्मूला करवाया था आपको कि एंगल जो होता है वो आर्क और रेडियस के रेशियो के बराबर होता है। तो ये जो एंगल है 1 सेकेंड उसको मैंने एज इट इज लिखना है 1 सेकेंड, जो आर्क है उसको मैंने 1 AU लेना है, जो रेडियस है उसको मैंने 1 पार्सेक लेना है।
तो इसका मतलब अगर ये रेडियस ऊपर जाएगा, थीटा नीचे आएगा, तो ये रिलेशन मेरे पास आ चुका है। आर की वैल्यू 1 AU, थीटा की वैल्यू 1 सेकंड। 1 सेकंड का सिंबल आप ध्यान से नोट कीजिए, डबल कॉमास होते हैं। लेकिन 1 सेकंड की वैल्यू कितनी होती है? तो बच्चों 1 सेकंड की वैल्यू ये रही जो आपने एसटीसी लर्न करनी है, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली है। 1/3600 मल्टीप्लाई पाएगा 180 रेडियस, और AU की वैल्यू आपने यहाँ से ले लेनी है, यहाँ पे पुट कीजिए R 1 पार्सेक, 1 पार्सेक की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। लेकिन एग्जाम में फिर से वो आपको कुछ रिलेशन बोलेगा निकालने के लिए, तो वो रिलेशन क्या है? वो है 1 पार्सेक और लाइट ईयर के बीच में। तो जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 पार्सेक क्या आएगा? 3 टाइम्स, अप्रोक्सीमेट 3 टाइम्स ऑफ द लाइट ईयर। मतलब इतना ज्यादा बड़ा डिस्टेंस है कि अगर हम एक रेशियो लें या एक वैल्यू लें, कंपैरिजन करें, तो ये वाला कंपैरिजन बनता है तीनों में। ये वाला 1 parsec is greater than 1 light year and that 1 light is also greater than 1 astronomical unit। तो parsec सबसे बड़ा आया है हमारे पास वैल्यू, तो उसको मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। तो आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। नेक्स्ट करते हैं सिंपल सा काम कि चंद्रशेखर यूनिट क्या होता है। तो बच्चों मास, जिसको क्वांटम में, केजीज में, टन्स में डिनोट करते हो, तो उसकी सबसे बड़ी यूनिट क्या है? चंद्रशेखर यूनिट। तो चंद्रशेखर यूनिट की वैल्यू क्या होती है? 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन। देखिए चंद्रशेखर यूनिट इक्वल 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन, और ये सबसे लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है मास की। मतलब अगर सबसे प्रैक्टिकल यूनिट आपको चाहिए बड़ी वाली मास की, तो वो चंद्रशेखर यूनिट होगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आपने केमिस्ट्री में 1 AMU पढ़ा होगा, एटॉमिक मास यूनिट, कि एटम का मास क्या होता है। तो आपको पता है कि कार्बन को एक बेस माना जाता है, कार्बन एटम को, जो 612 होता है कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12 होता है, उसको बेस माना जाता है, और उसका 1/12 करके एक एटम का मास निकाला जाता है। तो वही बन जाता है 1 AMU किसी एक एटम का, और जिसकी वैल्यू ये है, और ये आपको लर्न करनी पड़ेगी ऐसे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट यूज होगी, और आपको कई बार न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यू मेंशन नहीं करके देता। उसके बाद आते हैं प्रेशर की वैल्यू। देखिए ये मास की होगी, ये एटॉमिक मास यूनिट, तो ये तो हो गया मास। अब हम बात करेंगे प्रेशर की। तो ये प्रेशर की यूनिट है, जो यूज होने वाली है वही मैं लिखा रहा हूँ, बाकी आपकी बुक्स में बहुत सारे आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन इनमें समझाने वाला क्या है कि जो एटमॉस्फेयर हम पे प्रेशर लगा रहा है, देखिए एटमॉस्फेयर में ढेर सारी गैसेस पड़ी है, क्लाउड्स है, बहुत कुछ है, तो हमारे ऊपर भी एक तरह का प्रेशर पड़ रहा है। तो वो प्रेशर जो पड़ रहा है वो एयर की वजह से, उसे बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब 1 होगा, या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इसमें डिनोट करते हैं 1 बार। तो ये दोनों आपस में इक्वल है, 1 बार इक्वल 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये दोनों ही किसके इक्वल है? 10⁵ पास्कल के, और पास्कल होती है SI यूनिट प्रेशर। इन दोनों को जब समझेंगे तो ये रिलेशन आएगा। लेकिन अगर 1 एटमॉस्फेरिक या 1 बार की प्रेशर की वैल्यू आप निकालना चाहोगे, तो आपको एक इंस्ट्रूमेंट लेना पड़ेगा जिसमें आपको मरकरी रखना पड़ेगा। तो जब मरकरी आप रखोगे, दूसरी साइड से एयर का प्रेशर पड़ेगा, तो जितना मरकरी राइज करेगा उस ट्यूब में, ये एक्सपेरिमेंट भी है आपके सिलेबस में कैपिलरी राइज वाला, कि जितना मरकरी उस कैपिलरी ट्यूब में राइज करेगा, तो प्रेशर और हाइट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जितना प्रेशर उस पर पड़ेगा दूसरी साइड पे, उतना mm में Hg, यानी कि मरकरी उतना ही हाइट में राइज करेगा, और जितनी हाइट में वो राइज करता है वो होती है 760 mm। तो 760 mm Hg मतलब क्या हो गया? आपका मरकरी हो गया। तो अगर मरकरी इतना राइज करेगा तो उस टाइम पे प्रेशर कितना होगा? आइदर 1 बार और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो चलिए प्रेशर वाला टॉपिक खत्म हुआ। इसके बाद करते हैं हम टाइम वाले की बात, कि स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट टाइम की क्या होती है? 1 शेक, और इसकी वैल्यू है 10⁻⁸ सेकंड। इसको एडजस्ट करना है। ये जो पार्ट आ रहा है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, कि हमें किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा। मान लीजिए आपके पास वैल्यू है 250, तो अगर कोई पूछे कि इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, तो वो क्या चीज होती है? सुन लीजिए, उसका मतलब होता है कि उसमें अगर कोई भी 10 की पावर आएंगी, तो 250 में देखिए 1 0 आ रहा है, इसको मैं लिख सकता हूँ 25 × 10, तो 10 की पावर है 1। लेकिन क्या ये वैल्यू सही है या गलत है? तो इसको समझने के लिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या कहता है? मान लीजिए आपके पास कोई भी नंबर है n, जिसको मैंने 8 ले लिया, इसको मैंने स्प्लिट करना है 10 की पावर में सिंपल नंबर। तो देखिए मैं यहाँ से यहाँ समझा रहा हूँ कि जैसे मैंने n को 8 लिया, तो 8 के साथ 10 तो है ही ना, 0 है ना कुछ भी, तो इसलिए मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया।
अब जब ये वैल्यू आई तो ये बन गया 0.8 और ये बन गया 10 की पावर 1, तो मैंने लिख दिया 1 इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। लेकिन ये वाली चीज गलत भी हो सकती है अगर आपकी ये वाली वैल्यू n यानी कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अगर इस रेंज में फॉलो नहीं कर रही, मतलब जो ये वाली वैल्यू है वो 0.5 से बड़ी होनी चाहिए और 5 से कम होनी चाहिए। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सही निकलेगा, वरना ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सही नहीं निकलेगा। जैसे कि इस केस में देखेंगे कि 25 को मैंने ऐसे लिखा 2.5 आया, फिर से ऑर्डर ऑफ वैल्यू मैग्नीट्यूड 1 आ गया। लेकिन अगर इसी को मैं 25/100 मल्टीप्लाई 100 लिखता तो ये बन जाता 0.25 मल्टीप्लाई 10 पावर 2। तो कोई बच्चा कह सकता है सर 2 इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, लेकिन बच्चों 0.5 से भी छोटा है, लेकिन ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्योंकि इसकी वैल्यू n की इससे बड़ी होनी चाहिए, लेकिन ये वैल्यू इससे छोटी है, तो इसलिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। जो कॉन्सेप्ट बना है जिस चीज के लिए उसे अप्लाई करें। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी बातें सीखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।